और उसमें फिर अभी देखता हूँ मैं नहीं दूंगा ये पैसा, वो बता कैसे नहीं देता। विक्टिम है ना वही आता है। 90% केसेस में ना वो लोग लड़ लड़ के जब थक जाते हैं ना 3-4 साल के बाद, तब कॉम्प्रोमाइज ही होता है। जी हाजिर हो वकालत के पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़ौदा से आए हुए प्रख्यात वकील अश्विनी जी देशमुख के साथ बात करेंगे। अश्विनी जी, आपका खूब खूब स्वागत है। अश्विनी जी का अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं तो अश्विनी जी ने अपनी वकीलात की शुरुआत की थी एक एनजीओ से की थी। और जनरली लोग क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म के लिए जाते हैं किसी एनजीओ के पास और फिर बाद में वो वकीलात का बिजनेस शुरू कर देते। लेकिन अश्विनी जी ऐसे नहीं है, वो अभी भी आज भी समाज सेवा के साथ में अपनी वकालत कर रहे हैं। तो उनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो अश्विनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं। हाँ। तो आप क्या पहले से बड़ौदा ही थे या आप शादी करके बड़ौदा आए हैं? मैं शादी के बाद बड़ौदा आई। आपका बचपन कहाँ बीता था? मेरा अलग अलग जगह पे गया, बिकॉज मेरे फादर जो है वो क्लास 1 ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, इसीलिए महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे हुआ। मुंबई में थे, मुंबई में भी रही, कुछ नांदेड़ में रहे, परभणी में फिर रहे। परभणी मेरे से मेरा ननियाल है, बट हमारे मैक्सिमम रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे फिर सेटल हो गए। तो कौन से डिपार्टमेंट में थे आपके पिताजी? मेरे पापा हाउसिंग फाइनेंस में थे। हाउसिंग फाइनेंस। तो आपको बहुत अलग अलग का जगह में अनुभव हुआ। आप जब पढ़ाई की, स्कूलिंग किया, उस टाइप का कुछ आपको याद हो कि अभी आपको इच्छा होती हो कि जाके फिर से देखूं मैं? अच्छा, महाराष्ट्र तो वैसे बहुत अच्छा है। और एजुकेशन की अगर बात करूं तो वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट एजुकेशन का लेवल जो महाराष्ट्र का है वो बहुत हाई है अभी भी। मतलब मैं तो गांव के स्कूल में भी पढ़ी हूँ, जो तालुक छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वहाँ के भी स्कूल में मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो मेरा अनुभव है, और सरकारी स्कूल में भी जाना पड़ता था जहाँ पे है नहीं वहाँ पे। तो वहाँ का भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। और पहले ऐसा था कि स्कूल में ही सारी चीज़ें पहले करवाते थे। ट्यूशन में तो कोई जाता ही नहीं था पहले। तो वो अभी नहीं रहा है। अभी छोटा मतलब केजी का भी बच्चा है, उसको ट्यूशन जाना पड़ता है। पर पहले के जो टीचर्स थे वो डेडिकेटेड थे, और महाराष्ट्र में तो अभी भी है। वो मैं मिस करती हूँ यहाँ पे। आपके पिताजी का आपको मतलब वकील बनाने में, लॉयर बनाने में कितना रोल है? लॉयर बनाने में तो नहीं है, वो नहीं चाहते थे मैं वकालत करूं। अच्छा, ये प्रोफेशन में कैसे आए आप? मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था, बिकॉज मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब रीडिंग मेरी हॉबी थी, तो रीडिंग हॉबी थी, इसीलिए मुझे रीडिंग में से हिस्ट्री भी कभी पढ़ते थे। तो फिर जितने भी हमारे जो लीडर्स है, जैसे गांधी जी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, वो सारे ही वकील थे। इसीलिए एक पैशन था कि नहीं वकील बनना है। तो आपने ग्रेजुएशन कौन से मैंने आफ्टर 12 5 इयर्स किया। मतलब पहले से ही मेरा डिसाइडेड था कि मुझे लॉ ही करना है। अच्छा। इसीलिए मैंने आफ्टर 12 5 इयर्स का किया, प्री लॉ बोलते हैं उसका। हाँ, इंटीग्रेटेड कोर्स। वो किया। पहले तो 5 इयर्स ही था शायद। नहीं, महाराष्ट्र में था पहले से था। गुजरात में भी आज से गुजरात महाराष्ट्र एक ही थे, तो साथ में ही होगा। तो दूसरे कौन से सब्जेक्ट थे आपके इस लॉ के साथ में? नहीं, हमारा जो इंटीग्रेटेड था इसी में हमको क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनल की साइकोलॉजी, वो सब वो भी सारे सब्जेक्ट थे आर्ट्स के। ओके, आर्ट्स के सब्जेक्ट थे। और तो अभी तो ये चेंज हो गया है, तो अभी तो 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद अलग अलग हमारे जो कॉलेज में था वो BSL LLB, उसमें सब आर्ट्स के और सोशल इसके थे, मतलब हिस्ट्री ऑफ लॉ है या क्रिमिनोलॉजी है, वो सब पे था। बट अभी अलग अलग भी आ रहे हैं, जैसे BBA LLB करना है, BA LLB करना है, वो भी आ गए हैं। तो आपने पढ़ाई की और फिर जो ये काम था वकीलात, वो शुरू कर दी थी महाराष्ट्र में या गुजरात में बड़ौदा आने के बाद की? नहीं, मैं जब स्टूडेंट थी, जब लॉ कर भी रही थी ना, तभी भी हमारे यहाँ पे कुछ NGOs थे, जैसे श्रॉफ फाउंडेशन का एक है, वहाँ पे महाराष्ट्र में भी है, औरंगाबाद में। वो उनका वो ऑर्फन बच्चों के साथ काम करते थे। तो हम स्टूडेंट थे तभी भी हम लोग मतलब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग जाते थे वहाँ पे सोशल वर्क और वो सब तब से ही करते थे। तो वो सब में पहले से इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो रीडिंग हॉबी थी वो मेरे फादर की देन है कि उन्होंने मुझे वो आदत लगाई बचपन से ही। जी जी।
कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करो, बाकी भी सारा हम पढ़ते थे पहले से ही। जी, तो शुरुआत अपने एनजीओ में काम करके की थी? मैं जब लॉ करती थी जी, लॉ करने के बाद मैंने शुरू किया जूनियरशिप, और मुझे पहले क्रिमिनल मैटर्स में इंटरेस्ट था, तो मैं क्रिमिनल लॉयर के पास ही, जो सेशन ट्रायल चलाते हैं मर्डर और वो सब के, उनके पास ही शुरू किया केस प्रैक्टिस और वो सब। बट मतलब हुआ ये कि मैं मेडिटेशन और वो योगा और वो सब भी करती थी, पढ़ती भी बहुत थी। फिर ऐसे लगा कि नहीं, हम ये थोड़ा कुछ गलत कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगता था कि ये इसने, मतलब पता है कि इसने मर्डर किया है, फिर भी हम उसको छुड़ा रहे हैं। तो फिर और उसी टाइम पे दूसरे एक एनजीओ थी कि जो लोग लीगल एड प्रोवाइड करते थे विमेन दलित माइनॉरिटीज के, वो टच में आ गया जी। साद बोल के साद एक ऑर्गेनाइजेशन है पूना की, वो लोग टच में आ गए। तो फिर मैंने उनके साथ फिर ज्वाइन कर लिया, बिकॉज ये ऑफिस पहले तो पैशनली किया कि नहीं मुझे क्रिमिनल लॉयर ही बनना है बड़ा, और बहुत नाम कमाना है, ऐसा सब था पहले दिमाग में। फिर जब प्रैक्टिकली जब करने लगी तब ऐसा लगा कि अरे ये तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर एनजीओ में गई, फिर ऐसा सोचा नहीं मेरा ये प्रोफेशन है, इसी को मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसको यूज करूँ। फिर एनजीओ में गई, फिर मुझे उसी में इंटरेस्ट आ गया, इसीलिए फिर मैंने मतलब जब गुजरात आई तब मैंने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस में ज्वाइन किया। वहाँ पे हम लोग रिसर्च भी करते थे, अलग अलग जनरल लॉज आते थे उस पे, और लीगल एड भी प्रोवाइड करते थे विमेन दलित माइनॉरिटीज। तब शादी करके आए बड़ौदा, तब आप बोल के आए थे कि मैं काम करूंगी वकीलात का? हाँ हाँ जी, तो मतलब उन्होंने बोला था ठीक है कर लेना ऐसा? हाँ हाँ, घर पे कोई इशू नहीं था। ओके, तो फिर यहाँ जो बड़ौदा आके कैसे शुरुआत हुई? बड़ौदा जब आई तब मैंने उसके बाद ही, मतलब मैं पहले से ही एनजीओ में थी ना, एनजीओ में काम किया था, तो मैंने ऐसे ही एनजीओ से रेफरेंस से मुझे मिल गया कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एक एनजीओ है, और वो लोग लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग यूज करते हैं कि सोसाइटीज में बदलाव लाने के लिए एज अ टूल यूज करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के लिए। तो उनके साथ ज्वाइन किया, और मतलब वो जो एनजीओ है, मतलब सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की, उनके यहाँ पे और दूसरे एनजीओ में ये फर्क है, उनका ऐसा नहीं है कि वो एक मिशन है उसके ऊपर काम करना है, उनका ऐसा नहीं है फंड है इसीलिए ये काम करना है, कि ये इशू है, ये इशू को हमको सॉर्ट आउट करना है और हमको काम भी करना है एनजीओ का। तो ऐसा नहीं कि उनको चैरिटी देना है, लोगों को उनके हक दिलाना है जी। वो मतलब वो इनका जो है ना राइट्स वाला पर्सपेक्टिव है उनका। ये नहीं है कि भाई कुछ ऐसे जैसे कुछ एनजीओज है बच्चों को बुक्स फ्री में बांट दिए, ये बांट दिए, ऐसा नहीं है। हम लोग एड्रेस करते हैं उसको, इश्यूज को, कि उनके राइट्स हैं और वो क्या मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट से एडवोकेसी करो, उसके लिए लॉ नहीं है जो लॉ उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं और उसके लिए लॉ नहीं है तो वो लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उस टाइप का है। इसीलिए फिर मुझे अच्छा लगा। इसके साथ काम करते हुए कोई ऐसा अनुभव बता सकते हैं जिसमें आपको आज तक की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये करके हुई, ये जो एनजीओ के साथ करने मतलब कोई कैसा केस आप याद कर सके? तो केसेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे थे, मतलब जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो केसेस है उसमें विक्टिम्स को सपोर्ट करते थे, वो भी बहुत अच्छा लगता था। और ट्राइबल्स है उनके साथ भी काम करने में, बट हमारे और दूसरे एनजीओ में यही फर्क है, हम उनके राइट्स पर्सपेक्टिव से थे। जैसे एक सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का एक था शियाल बेट बोल के एक बेट है राजूला के आगे। अच्छा। राजूला जाते हैं ना अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से पीपावा पोर्ट से अंदर है। तो वहां जब तक मुझे पहली बार पता चला, मैंने जब आई तब तक तो गुजरात का बहुत नाम था ऐसे, जब मैं आई तब कि ग्लोबल लेवल पे गुजरात बहुत डेवलप है, वाइब्रेंट गुजरात, तो पता नहीं था वो शियाल बेट। तब मुझे पता चला शियाल बेट ऐसा एक बेट है राजूला, पीपावा पोर्ट से अंदर जाना पड़ता है समुद्र में। तो वहाँ के लोगों में कुछ भी नहीं था, जैसे वो हमारे सिटीज, उनके पास ना इलेक्शन। शियाल बेट यानी एक आइलैंड है, हाँ, दरिया में, हाँ, मतलब समुद्र में, और बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड है। नहीं, तो गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में राजूला नाम का एक तालुका है, हाँ, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से पीपावा पोर्ट है, पोर्ट यानी दरिया में ही है, हाँ, हाँ जी। तो वो एक बेट है अंदर जाके, तो वहाँ पे वो इंडियन सी है, वो सारे इंडिया के हमारे टेरिटरी में आता है। इसलिए पूछा कि बेट जो शब्द है ना वो शायद मराठी और
गुजराती में ही है। हाँ, अब हिंदी हाँ, वालों को बेट सही बोलोगे बात तो है, वो सही शायद बात, नहीं मतलब समझ इसलिए पाएंगे। बोला कि टापू या आइलैंड, हाँ, आइलैंड ही है, वो वही आइलैंड ना। ही है, हाँ हाँ। ठीक है जी तो जी वहाँ हम जब वहाँ इंटरवेंशन जब शुरू किया तब पता चला कि वहाँ के लोगों के पास ना इलेक्शन कार्ड थे, ना वहाँ पे राशन कार्ड थे उनके पास, ना वहाँ पे हेल्थ केयर के कोई थे, ना स्कूल था, कुछ भी नहीं था। फिर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने उन लोगों का एक संगठन मतलब वो बनवाया। सिटीजन है, वो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कोई हाँ कुछ कि भी वो नहीं था। है ही नहीं फिर यहाँ। तो अच्छा। उनके वो सारे जो सोशल इंटाइटल्स है वो सब दे दिया। दिए। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट से एडवोकेसी करके वहाँ पे राशन का दुकान भी दिलवाया, उसका एक पूरा PIL फाइल हुआ था। उन जी। लोगों का एक संगठन किया था और वो जी। संगठन के द्वारा वो जी। ये किया, उनको ही अवेयर किया कि ये आपके राइट्स हैं और वो ये कितने करो। लोग थे जिनको उसमें आपने हेल्प की उस टाइम वो पे? पूरा मतलब पूरे इसमें सारे पूरा बेट है, मछुआरे ही रहते हैं, बहुत सारे लोग मछुआरे ही रहते रहते हैं सारे जी। मैक्सिमम। जी। और वो लोग क्या है कि 4 महीने तो वो इसमें ही जाते हैं ना, सी में जाते हैं, हाँ। मच्छी मारी करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो वो सारे मच्छीमार हैं, हाँ। तो वो लोग उसी के लिए जाते थे। तो बाकी मतलब वो 4 महीने तो जेंट्स सारे घर के रहते ही नहीं थे। लेडीज में भी कैसे कि जिसके छोटे बच्चे या बहुत बुजुर्ग है वही लोग ही वहाँ पे तो कितनी रहते। पॉपुलेशन होगी वहाँ पे? पॉपुलेशन तो अभी मुझे याद नहीं है, फिर भी 1000 2000 मेरा एक 5000 कलीग लोग। था नदीम निखत नाम का, अच्छा। वो सारा इंटरवेंशन ये करता था। जी जी। तो आपका सोशल साइड हुआ कि जो आपकी शुरुआत तो हुई। वो जब वो उनका सब हुआ ना, वहाँ राशन का दुकान मिला, ये मिला, जी। वो जो काम जो हुआ उससे मैं सही में सेटिस्फाइड थी कि भाई इनको कुछ भी नहीं था, उनको ये सारे मिल गए। फिर वहाँ पे एक आशा वर्कर भी आती है, वो सब हो गया। वो PIL जब किया हाई कोर्ट में उसके बाद से। अच्छा। तो वो एक जो काम है वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जब मैं इंटरनेट पे आपका नाम सर्च करता हूँ तो उस पर लिखा आता है कि डाइवर्स लॉयर, ऐसा क्यों है? अच्छा, वो क्या, मैं NGO में काम करते थे। तो NGO में हम लोग लीगल एड, एक बड़ौदा में एक न्यायिका नाम का सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का ये था। जी। तो उसमें हम लोग एफोर्डेबल चार्जेस में क्वालिटी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, बहुत कम चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस में। जी। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो केसेस आते थे NGO में है ये बहुत नॉमिनल चार्जेस में लेना है, तो ज़्यादातर मैट्रिमोनियल मैटर आते थे। अच्छा। तो इसीलिए वो आइडेंटिटी ऐसी हो गई कि ये डिवोर्स के लॉयर हैं जी। पर ऐसा नहीं है, काम सारा ही आता है। बट वो ज्यादातर केसेस वो NGO में थी, NGO का बैकग्राउंड के होने से वजह से ज्यादातर केसेस मैट्रिमोनियल डील किए, इसीलिए वो डिवोर्स लॉयर की रिफ्लेक्ट। अभी आपके वहाँ का बड़ौदा का एक केस बहुत चर्चा में है, जो हार्दिक पांड्या जो क्रिकेटर हैं, उनकी वाइफ और उनके बीच में कुछ इशू हुआ, ऐसी बात है। और फिर बोल रही कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम खरीदी थी, तो क्या उसकी वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खास करके पहले से ही बोल दिया है कि वो जजमेंट में गाइडलाइंस दिया है कि मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो कैसे करेंगे। तो उसमें पूरा गाइडलाइन है, उसमें 3 साल के IT रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट और फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों का स्टेटमेंट, कि आपके असेट्स कितने हैं, आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज, वो दोनों को भी मैंडेटरी, हस्बैंड वाइफ दोनों को देना है। हाँ। तो अगर वो उन्होंने प्रॉपर्टी अगर उनके वाइफ के नाम से मतलब उनके मम्मी के नाम के बाद में ट्रांसफर की होगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। और पहले से खरीदी होगी तो कुछ नहीं हो सकता, सकता, वो नहीं हो सकता है। और उसमें उनको वाइफ को भी अगर वो प्रोएक्टिवली वो अगर बताती है कि भाई मेरे हस्बैंड की इतनी इतनी प्रॉपर्टीज है, उसके लिए भी वहाँ पे ऑप्शन लिखा है कि भाई अपोनेंट की जो है, आपके जो अदर स्पाउस है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो जानते हो तो लिखिए कि इसका कितना इनकम है और उसने क्या लिखा और उसके पास कुछ होगा तो डेफिनेटली उनको मिलेगा। और अगर HUF हो तो जैसे फैमिली के नाम से लिया हो कि ये, तो फिर क्या होता है, उसमें से भी देना पड़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं, उसमें नहीं होता है। अच्छा। वाइफ को जो मेंटेनेंस जो मिलता है ना, हस्बैंड का इनकम क्या है, हस्बैंड का क्या क्या है, उसके ऊपर डिसाइड होता है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी कंसीडर करना चाहिए। उसमें सारा पूरा गाइडलाइंस है, नेहा वर्सेस रजनीश जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें पूरा सारा गाइडलाइन दिया है। जी। तो मैम आपके पास वहाँ अभी किस तरह के केसेस आते हैं बड़ौदा में, जो सोशल सर्विस के सिवा के जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? अभी तो मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ, NGOs में कभी कोई ट्रेनिंग वेनिंग के लिए बुलाते हैं तो ही जाते हैं। फुल टाइम नहीं है, पहले NGO में फुल टाइम। तो कोई केस हमको इंटरेस्टिंग कोई केस हम
को बता सकें, आपको जो याद हो, जिसमें आपको लगा हो कि इसमें बहुत मेहनत की मैंने और मुझे सफलता मिली, और ये लोगों को, खास करके जो स्टूडेंट हैं लॉ के और जो जूनियर हैं, उन लोगों को इससे सीखने जैसा है कुछ, ऐसी कोई केस आप याद करके बता सके तो? मेरे पास 80% केसेस मैट्रिमोनियल से आते हैं जी। तो, और मेरा मतलब सोशल बैकग्राउंड है, इसीलिए हम लोग भी मीडिएशन करके, काउंसलिंग करके पहले ट्राई करते हैं होने का, और बाद में भी अगर होता है तो वो है। और 90% इवन मैं बोलती मैट्रिमोनियल्स में भी नहीं, प्रॉपर्टी के भी मैटर्स होते हैं या दूसरे भी सिविल मैटर्स में भी बोल रही हूँ कि 90% केसेस में ना वो लोग लड़ के जब थक जाते हैं ना 3-4 साल के बाद, तब कॉम्प्रोमाइज ही होता है जी। जजमेंट तक मैक्सिमम केसेस जाते ही नहीं है 90% से ज़्यादा। पर हाँ, ये एक सेटिस्फेक्शन, ये मतलब अगर मैं ये काम करती हूँ उससे ये लगता है कि मेरे पास जो भी आता है, मतलब चाहे मैट्रिमोनियल्स मैटर हो या सिविल हो या कोई क्रिमिनल भी जो आते हैं, क्रिमिनल तो मैं बहुत कम लेती हूँ, बट अगर कोई रेफरेंस से आ गया तो लेती हूँ, क्रिमिनल नहीं लेती हूँ। तो उसमें मैक्सिमम जो मेरे पास जो आता है वो नेचुरली ऐसा कुछ है या कुछ ब्लेसिंग है, ऐसे दोनों में से जो विक्टिम आता है ना, वो होता है ना, वही मेरे पास आता है। तो मुझे वो एक सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है कि जो, और ऐसा बंदा आ जाता है ना, वो सब जगह से हार चुका है, वो आ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके बारे में। हाँ, तो मेरे पास जो विक्टिम है ना, वही आता है जी। और जिसको बहुत सभी जगह से बहुत बुरे अनुभव हो गए, फिर वो आ गया और उसका केस हम बहुत अच्छे से सेटल कर देते हैं जी जी। तो ये वो मुझे एक सेटिस्फेक्शन है। और मुझे ये भी सेटिस्फेक्शन है कि मतलब हम लोग मैक्सिमम केसेस में आउट ऑफ कोर्ट के लिए भी ट्राई करते हैं और हो भी जाता है। तो मुझे ये भी एक सेटिस्फेक्शन है कि उनको हम ये सब प्रोसीजर से बचाते हैं। बिकॉज हमारे लॉ के इसमें क्या है कि एक बार कोर्ट में गया केस तो कब खत्म होगा वो पता नहीं, फिर वो अपील करेगा, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और मैक्सिमम जो केसेस है, चाहे मतलब ये वाले मैट्रिमोनियल्स हो या प्रॉपर्टीज के हो, ये या कोई भी केसेस है ना, ज्यादातर ईगो के वजह से केसेस ज्यादा होते हैं। तो कोई ईगो जब क्लैश होता है ना, उसके बाद ही कोर्ट में आते हैं, आपके पास आते हैं जी। तो मैम ये बताइए कि क्या कंपनीज के भी केसेस, मतलब मेरे पास रिकवरी के भी हैं, कुछ कंपनीज के पैनल पे हो तो उनके भी रिकवरी के भी मैटर्स हैं। हाँ। तो उसमें भी क्या होता है कि कोई इसने कुछ ऐसा किया, वो कैसा, और उसमें फिर अभी देखता हूँ मैं नहीं दूंगा ये पैसा, वो बता कैसे नहीं देता मैं। हाँ। मतलब उसमें भी ये होता है ना, ईगो क्लैश होता है ना, उसी से सारे डिस्प्यूट होते हैं जी। तो अभी बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? आपके अनुभव में, आपको ये प्रैक्टिस करते करते आपको काफ़ी 17-20 साल हो गए आई थिंक, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पहले 15 साल पहले कम थे और अभी बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मैट्रिमोनियल इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं बिकॉज लोगों का टॉलरेंस ही नहीं रहा जी। टॉलरेंस बहुत कम है, दोनों का भी, मतलब जी टॉलरेंस कम है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और मतलब लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकली सोचते नहीं है। मैं कोई आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप कुछ सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका काम है, वो आपका बिजनेस है, लेकिन फिर भी मतलब वकील तक नहीं आना पड़े, ऐसा क्या करें? उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं, जैसे वकील तक नहीं आना पड़े तो हम लोग, जैसे कोई आता भी है तो हम लोग, मेरे पास तो जैसे आता है तो जैसे एनजीओ में हम लोग करते थे उसी टाइप का मैं अभी भी ये करती हूँ कि भाई आप लोग पहले बात करके देखो, ये करके देखो, आप मीडिएशन में, हम लोग मीडिएशन करके देखेंगे। और अभी तो कोर्ट में भी वो आ गया है कि भाई रिकवरी का या कोई भी ऐसे सूट है तो उसमें प्री लिटिगेशन का भी मीडिएशन होता है। अच्छा, ओके। बट मैंने अगेन यही बोला कि वो ईगो का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो लोग प्री लिटिगेशन मीडिएशन में भी जाते नहीं है। इवन कोर्ट में भी मीडिएशन वो फेल हो जाते हैं ना, ईगो पे जी, ईगो के वजह से। कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बता सकती है कि जो आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया हो, कि मतलब आगे पहुंचने नहीं दिया हो, कि भाई ये ऐसा ऐसा था, या ऐसा उसको आपने जल्दी से सॉल्व कर दिया, खाली ईगो इश्यू था और आपने उसको सेटल कर दिया है? वैसे तो काफी है, काफी केसेस कोई एक इंटरेस्टिंग आपको रिकॉल हो रहा हो तो, क्योंकि बहुत सारे होंगे इसलिए उसमें से एक पिक करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर आप बताएं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो जिसको आपने सॉल्व किया। हाँ, जैसे एक हमारे पास एक मैटर आया था, तो दोनों भाइयों का ही था, वो 2 भाई थे और उनके पहले से ही बंटवारा हो चुका था। तो गांव का एक घर में दूसरे भाई का राइट लगता था और उसकी कोई एक प्रॉपर्टी थी, उसमें से इसके भी राइट उसने
कम नहीं किए थे, और उसकी वजह से वो लोग दोनों झगड़ रहे थे जी। दोनों भाई ये भी। तो जब मेरे पास उनके जो बड़े भाई हैं वो आए थे और उन्होंने बताया कि मैडम ऐसा ऐसा ये है, तो मैंने बोला आप बात करो, ये करो वो करो। फिर हमने नोटिस भेज दिया। तो फिर उसका जो छोटा जो भाई है उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि आपने मुझे नोटिस भेजा है, पर मेरा ये है ये। तो मैंने उनको बोला एक काम कीजिए, मैं आपके भाई को बुला लेती हूँ, आप यहाँ पे आइए ऑफिस में। तो हमने वो इशू कोर्ट में जाने से पहले ही उसको रिजॉल्व कर दिया, और दोनों ने एक दूसरे के प्रॉपर्टीज में से राइट ये कर दिया, और उनको जो पैसे का डिस्प्यूट था, और इवन मैं बोलती हूँ कि जो बड़ा भाई था उसको गवर्नमेंट जॉब भी था, वो इनकम टैक्स में बड़े पोजीशन पे थे, और छोटा भाई है वो खेती करते थे पहले से। तो फिर मतलब बड़े भाई ने ज्यादा दे दिया छोटे भाई को, और फिर बाद में जो हमने नाम कम करने का वो सारा प्रोसीजर था ना, तो दोनों के भी केस की फीस भी भाई ने, मतलब बड़े भाई ने पे की। इतना उनका अच्छा हो गया। अच्छा। नहीं तो वो लोग मतलब 7 साल से बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से। जी जी। हाँ मैम, तो वो तब छोटा भाई मुझे बोल भी रहा था फोन करके, मतलब फोन पे जब बात की पहली बार, कि मैडम वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए आपको फोन, मतलब ये फोन, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ कि आपने ऐसा ऐसा मुझे नोटिस भेजा है ये वो। तो मैंने बोला कि नहीं आप आ जाइए, कोई बात नहीं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बच गए बेचारे ये सबसे। बिकॉज बड़े भाई का तो कुछ नहीं, वो मतलब वो अच्छी गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन में, इनकम टैक्स में बड़ी पोस्ट पे थे, पर जो छोटा भाई है वो खेती करता था, और वो प्रॉपर बड़ौदा में भी नहीं था, गाँव में था छोटा। आपकी वकालत में टेक्नोलॉजी का रोल के बारे में आप बता रही थी कि क्या रोल है अब, जो आपको केसेस के रेफरेंसेस अब आपको ढूंढने, नोट डाउन नहीं करने, ढूंढने हैं कि जजमेंट्स ढूंढने हैं सुप्रीम कोर्ट के, या गुजरात में है तो गुजरात हाई कोर्ट के, या कोई भी जजमेंट अगर वो टॉपिक पे अगर हमको ढूंढने हैं जी, तो वो इजी हो गया अभी। पहले जैसा घंटों बैठना नहीं पड़ता है। फिर दूसरे ऐसे अभी सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं कि जिसमें आप सिर्फ ये डाल दो डेटा तो वो ड्राफ्ट बन के आ जाता है, उसको थोड़ा बहुत आपको एडिट करना पड़ता है। जी जी जी। एआई तो वो का भी एक एआई का वो भी रोल आ गया है जी। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि आपका प्रोफेशन, जनरल कोई भी प्रोफेशन के अंदर रेफरेंसेस से ही काम मिलता है, तो क्या ऑनलाइन आपको कभी ऐसा हुआ कि आपका नाम किसी ने सर्च करके आपको फोन किया कि मैडम आपसे ऐसा होने लग गया, आने लग गया, आ जाता है जी, और कितने काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, जैसे कुछ उन्होंने देखा है कि भाई किसी एनजीओ के साथ कनेक्ट हो या हो, और उसका कुछ उन्होंने देखा और उसमें नाम देखा, तो वहां से भी आते हैं। आपसे बातचीत में एक बात ये निकल के आई थी कि आपको एक दुविधा थी कि ये जो क्रिमिनल केसेस लूं या जो सोशल टाइप के केसेस ही लूं, और फिर वो दुविधा सॉल्व हो गई। अब ऐसा मानते हैं कि वकीलों को झूठ बोलना पड़ता है अपने प्रोफेशन में, तो आपका क्या मानना है, सही है, ऐसा है, सही है क्या? नहीं, झूठ बोलना मतलब उसका क्लाइंट है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कि वो जो क्लाइंट है उनके पास लॉ का इनफ नॉलेज नहीं होता है, प्रोसीजर के जो एक्सपर्टी नहीं होती है, वो प्रोसीजर और लॉ उनके पास वो नॉलेज नहीं होता है, और वो एक्सपर्टी नहीं होती है उसको डील करने की, ठीक है, उसी में वो वकील को देते हैं। बट अपने क्लाइंट का क्या कहना है और उसके हिसाब से वो क्या चाहता है, वो दिलाने के लिए वो जो करना पड़ता है वो वकील करता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई वकील झूठ ही बोलते हैं, वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो अपनी खाली साइड ही बता रहा है। हाँ। वो सच झूठ नहीं कर रहा है, वो सच झूठ तो कोर्ट शायद नक्की करता है कि ये सच है कि झूठ है, आप अपनी साइड ही बता रहे होते हैं। हाँ। और वो साइड को अच्छी तरह रखते हैं, ऐसा वही करते हैं वकील काम। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, आपको पता होता है कि नहीं ये गलती है, और फिर भी करना पड़ता है, ऐसा हुआ कभी? नहीं, मैंने बोला जैसे मैं मतलब मेडिटेशन और वो सब पहले से करती हूँ, तो वो सबसे मतलब मुझे ब्लेसिंग्स है भगवान की कि क्या मेरे पास दोनों में से जो विक्टिम है ना वही आता है। मैंने जब से इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया है प्रैक्टिस, मेरे पास विक्टिम ही आता है। एनजीओ में थी तभी भी हमारे पास विक्टिम्स ही आते थे, तो मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो नई बात जानने मिली शायद। नहीं ये सही में लकीली है आप, मतलब मेरे पास दोनों में से जो विक्टिम है ना वही आता है। द सीक्रेट नाम की जो बुक है बहुत फेमस, लोग पढ़ते हैं उसको, चर्चा भी करते हैं कि भाई आप जो सोचोगे वही आएगा आपके पास में। तो ये आप उसके लिविंग एग्जाम्पल हैं मैडम की। उनके पास ऐसे ही केस आते हैं कि जो वो चाहते हैं उसे केसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, शायद मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार सुना है, और सही है मैडम जो बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये बात मुझे 3 बार इनके इंटरव्यू में कही कि ऐसा हो रहा है।
तो शायद जो भी जूनियर लॉयर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक सीखने जैसी बात है कि अगर आप इस तरह से लॉ करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे शो में जुड़े। मैडम, आपको भी खूब खूब धन्यवाद कि आपने एक नए तरह के लॉयर होने का हमारे साथ शेयर किया कि ऐसे भी लॉयर हो सकते हैं कि जो इस तरह के मतलब एक लॉयर विद हार्ट जिसको कहें कि समाज सेवा के साथ करते हुए, और ये तो नई बात थी कि आप ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि जो पॉजिटिव ही हैं या गलत नहीं है, वैसे ही लोग आते हैं। काफ़ी साल से, मतलब मैं जब स्टूडेंट थी तब से, मतलब मैं 5वीं में थी तब से मैं योगा और वो सब करती हूँ, और उसके बाद से मैं एक सहज योगा नाम का एक मेडिटेशन है उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मेडिटेशन में सही में बहुत पावर होते हैं, बिकॉज आप जब ध्यान करते हैं और जब आप साइलेंस में जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स को जो कॉस्मिक पावर चलाती है उसके साथ आपका कनेक्शन होता है, और तब ये चीज़ें होती हैं। और मैं तो मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, और आप कोई मेरे जो जूनियर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, उनको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जी, इसीलिए योगा का पूरा दुनिया अभी मान रहा है कि योगा में बहुत पावर है, और लोग योगा डे मनाते हैं। 21 जून को पूरी दुनिया अभी मनाने लगी है। पहले तो हम शायद देश में बहुत कम लोग मनाते थे, लेकिन अभी दुनिया मना रही है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए हमारे पॉडकास्ट पे, और ऐसे नए नए टॉपिक्स अगर जब भी आपको लगे कि कुछ शेयर करना है तो कभी भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, आएंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। धन्यवाद सर। हाजिर हो